हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी इतने दिनों के डिले के लिए। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए थोड़ा गैप आ गया था, बट अभी मैं कंटिन्यू करूंगी इसको। सो डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत लें। एग्जाम शुरू होने से पहले, इवन काफी पहले, मैं खत्म करा दूंगी इस सिलेबस को कंटिन्यू करके। ओके, बाकी एक दो जरूरी बातें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की हमारी सीरीज कंप्लीट है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की कंप्लीट है। सो आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का हमारा अभी रिसेंटली कवर हुआ है, सो आप वो फॉलो कर सकते हैं। अभी कंटिन्यू जो मैं कर रही हूँ आज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दिया करो ताकि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। शेयर कर देना अपने सभी स्टूडेंट्स को एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। टारगेट है हमारा 5000 का, और इतना मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बहुत जल्दी करा देंगे इस टारगेट को पूरा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट न्यू है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, सो दैट कि यहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाती है। जो भी डिस्क्रिप्शन होता है या जो भी चीजें होती हैं आपको सब यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का बेसिकली जो 4th हमारी यूनिट है उसका पार्ट 1 अपलोडेड है, सो आप वो देख लें। उसके बाद ये कंटिन्यू ही है ना, देन फिर सेकेंड और थर्ड पार्ट देखेंगे। सो सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल पावर, ये हमारा यूनिट का नाम था, जिसमें हम बेसिकली आज क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्लास से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ आपकी जो स्कूल वाली क्लासेस हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट डेफिनेटली, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारी अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उन सब के बारे में। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले कि देखो क्लासेस जो हैं, आप देखोगे कि जैसे हम क्लासेस की भी बात करते हैं तो इनका जो डिवीजन होता है, जैसे मैंने आपको बताया अपर क्लास है, लोअर क्लास है, ठीक है, या फिर इसके बीच में ही लाई करती है मिडिल क्लास, इसके भी फिर अपर मिडिल लोअर मिडिल होती है। सो ये हम कैसे डिवाइड कैसे करते हैं, सो क्या इनके वेरियस अकाउंट्स हैं या फिर क्या बेसिस हैं, तो आप देखोगे सबसे जो मेन बात है ना वो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिकली ही आप डिवाइड करते हो कि कोई भी मतलब पर्सन अपर क्लास में है या लोअर में है या मिडिल में है, ठीक है। सो इसके अलावा और क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, तो आप सोशल, कल्चरल, ठीक है, और एथनिक लाइन्स को भी देख सकते हो। कहने का मतलब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य जो जातीय रेखाएं होती हैं वो सब इसका आधार होती हैं, ठीक है। ये बात सही है कि देखो आपकी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप देखोगे कि हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसे ही नॉर्मल नहीं बनी। मतलब यहाँ पर अगर ये इतने सारे लोग हैं सपोज, तो इन सबने मिलकर सोसाइटी बनाई है, ठीक है। ये बात सही है कि सोसाइटी बनाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रगल होता है, ठीक है। क्लास ग्रुप्स के बीच में वो स्ट्रगल होता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो लोगों को ऐसा होता है ना कि हाँ अगर एक सोसाइटी हमने बनाई तो सबको हर कोई इक्वल नहीं रखता ना। मतलब ये जो लाइन है सब कोई इसको यहाँ इक्वल नहीं रखेगा, हर कोई चाहेगा कि थोड़े से हम सुपीरियर हो जाएं, समझ रहे हो। सो यहाँ वही वाली बात है कि क्लास ग्रुप के बीच में क्या होता है, स्ट्रगल होता है कि हाँ कौन सुप्रीम रहेगा या कौन किसके ऊपर डोमिनेशन क्रिएट करेगा। सो दो ही चीजें होती हैं कि जो अपर क्लास होती है आपकी या फिर जो सुप्रीमेसी होती है जिनकी, ठीक है, जिनके पास पावर होती है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सो वो क्या करते हैं, उनका डोमिनेशन स्टैब्लिश हो जाता है सोसाइटी में, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि चैलेंज होता है सबऑर्डिनेशन बाय अदर, और फिर जो दूसरे लोग हैं जो उनके सबऑर्डिनेट है, मतलब उनसे नीचे हैं, वो लोग उसको चैलेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी सोसाइटी है ना, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे शेप हो रहा है, पावर से, कि पावर के हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, क्लास एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको देखोगे तो जैसा मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि इकोनॉमिक अकाउंट के बिहाफ पर आप जज करते हो, मतलब आर्थिक स्थिति के आधार पे, है ना। और ये इस चीज को हम सब रिलेट कर सकते हैं आई गेस। मतलब हम सबको पता है कि हम किसी ना किसी क्लास से लाई करते हैं, कि कोई अपर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, इवन कोई बीपीएल की लाइन में भी। बीपीएल समझते हो ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ये बीपीएल जो लाइन होती है आपकी, राइट। सो आप देखोगे कि ये आपका पूरा स्ट्रैटिफिकेशन है, मतलब पूरा ऐसे बांटा हुआ है ना। एक चीज और है, आप इसको हायरार्की में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियोस में भी चीज समझा रखी है, यहाँ वापस बता देती हूँ। जब हायरार्की होती है ना तो वो इस फॉर्म में होती है। तो जो सबसे ऊपर होगा टॉप पे, ठीक है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, अपर। फिर जो उससे नीचे होगा वो मिडिल हो जाएगा, फिर उससे नीचे होगा वो लोअर हो जाएगा। सो इस तरीके से हायरार्की क्रिएट होती है, ठीक है। सो ये अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, जिसको आप मतलब हिंदी में उच्च वर्ग कह देते हैं अपर को, ठीक है, मिडिल को मध्यम वर्ग और लोअर को क्या बोल देते हैं, निम्न वर्ग बोल देते हैं, ठीक है। और आधार क्या है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, आर्थिक, ठीक है। इसके अलावा एक बात और है कि जो आपकी क्लासेस हैं, ये बात सही है कि भाई हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। इसके साथ साथ हमारी जो कैटेगरी है वो कैसी है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब हिंदी में बोल देते हैं विषम श्रेणी,
हेट्रोजीनियस मतलब क्या समझ रहे हो, जहां अलग अलग चीजें होती हैं। हेट्रो मतलब जहां अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्लास, अलग अलग रिलीजन एग्जिस्ट करे, ठीक है। सो ये वो वाला पार्ट है। इसके अलावा आप ये देखोगे क्लास के कॉन्टेक्स्ट में ही बहुत सारी ना ऐसी आप देखोगे कि बहुत सारे इंटरेस्ट एरिया हैं जहां आपको पता चलता है कि किस तरीके से आपका पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। मेन खेल पावर का भी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, कि जैसी आपकी पावर होगी उसके हिसाब से ही आपकी क्लास मेंटेन होती है। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट्स एंड द नेचर ऑफ क्लास, निर्धारक और वर्ग की प्रकृति कैसी होती है। सो देखो, अगर आप नॉर्मली देखो कि अगर एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो अ पर्सन्स क्लास इज लार्जली डिटरमाइंड बाय फैक्टर। किसी भी पर्सन की क्लास अगर आप कहते हो कि सपोज ये एक पर्सन बना दिया हमने, ठीक है, अगर हमें इसकी क्लास देखनी है तो आप कैसे देखोगे इसकी क्लास? सबसे पहले आप ये देखोगे कि भाई क्या काम क्या करता है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, कितना मतलब जमीन जायदाद है, क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इनकम है उनकी, ठीक है, इंडिविजुअल की इनकम क्या है, क्या वेल्थ है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सिचुएशन क्या है। आपने ये सारी चीजें जान ली इस पर्सन की, फिर आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो काफी मतलब अपर क्लास का बंदा है, ठीक है। या फिर आपको दिखा कि भाई बहुत ही निम्न स्थिति है, बहुत ही गरीब है, तो आप कह दोगे कि भाई ये मिडिल में भी नहीं है तो लोअर का है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन सारे फैक्टर्स को देखकर आपको समझ में आता है कि भाई कौन पर्सन किस क्लास में लाई करता है। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे इसमें कि जो डिस्टिंक्शंस है आपका, है ना, मतलब ये बेसिकली जो दो मेजर कैटेगरी है वो हैं। जैसे फर्स्ट में आप देखोगे कि पावरफुल की बात हो रही है, कौन कि जो पावर को एंजॉय करते हैं, ठीक है। सोसाइटी में आपके ये दो ही चीजें हैं, एक तो वो जो पावर को बहुत एंजॉय कर रहा है, दूसरा कौन जो पावरलेस है, जिसके पास पावर नहीं है तो वो एंजॉय नहीं कर रहा पावर को। वो क्या हो रहा है कि एक तरीके से वो निम्न स्तर पर है, समझ रहे हो, कि मतलब अपर क्लास वाले लोअर क्लास को फिर दबाते हैं ना किसी तरीके से, तो ये वो वाली बात है, ठीक है। सो आप ये देखोगे कि जो क्लास है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको हायरार्की ऑफ क्लास दिखाई देती है कि हायरार्की हमेशा एग्जिस्ट करेगी, मतलब कोई जरूर हमेशा ऊपर होगा और कोई जरूर ऐसी स्थिति में होगा जो उससे नीचे होगा, ठीक है। आप ये देखोगे हर क्लास का अपनी अपनी मतलब प्रिविलेजेस होते हैं। मतलब आप एक चीज देखो, अपर क्लास वालों के पास स्पेशल प्रिविलेजेस हमेशा मिलेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होंगी, उनकी पोजीशन, उनकी पावर बहुत अलग होंगी, ठीक है। और ये वाली बात भी सही है कि क्लास कहीं ना कहीं मार्क करती है सबऑर्डिनेशन को, सुपीरियोरिटी ओवर अदर। कहने का मतलब कि जो अपर क्लास है वो हमेशा सुपीरियर रहेगी, हमेशा ऊपर रहेगी, और अपने से नीचे वालों को हमेशा निम्नतर समझेगी या कम समझेगी। एक थिंकर का नाम है रेमंड मूरे करके, ठीक है, आप इस नाम को लिख सकते हैं, सोशलॉजिस्ट हैं ये। आंसर में लिख के आना एक आध थिंकर के नेम, जो डेफिनेशन है या कुछ थ्योरीज आगे मैं पढ़ाऊंगी, सो दैट आंसर की ना थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। सो इन्होंने स्टेट किया है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं कि जो समाज में आपका बंटवारा है ना वो किस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन है सोसाइटी में, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली कैसे है, हायर और लोअर, ये सोशल यूनिट्स पे है, ठीक है। और ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये अकर होता है किस बिहाफ पर, क्या आधार है उसका, क्या बेस है, ऑक्यूपेशन के आधार पर। इसके अलावा अदर कैटेगरी जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ी थी, ठीक है। सो इसको जरा मार्क कर लेना, सिंपल डेफिनेशन है, बस नाम ध्यान रखने की जरूरत है। आई गेस लिखा होगे, अंडरलाइन करा होगे, थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा में डाला होगे तो आंसर की क्वालिटी इनहैंस हो जाएगी, ओके। इसके बाद मेंबर बिलोंगिंग टू अ सर्टेन क्लास शेयर इन मोस्ट वेज सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यार एक बात बताओ, कोई भी पर्सन है, मतलब ये 4 लोग हैं, ठीक है, मैं 4 लोग बना दूं फटाफट से तुम्हारे लिए, ये 4 लोग हैं, ठीक है। अब अगर इसमें से आपको ये देखना है कि यार अपर क्लास में कौन कौन लाई कर रहा है, तो आप ये देखोगे ना कि मान लो ये ए, ये बी, ये सी और डी, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैंने जो बेसिक स्टैंडर्ड्स पहले डिसाइड किए थे उसके आधार पे मैं देखूंगी। सो मुझे पता चला ए और डी ये दोनों अपर क्लास के, तो मेरे को कैसे पता चला, मैं देखूंगी ना भाई सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सिमिलर चीजें हैं इनकी, मतलब सेम ही, मतलब तौर तरीके काफी हद तक सेम है। सो आपको पता चल जाएगा भाई ये दोनों तो क्या है, अपर क्लास वाले हैं, ठीक है। बाकी के जो बच गए तो शायद ये मिडिल या लोअर होंगे, ठीक है। सो इसके आधार पे, इसके अलावा देखो एक चीज और है कि कुछ ना थ्योरीज दी हैं आपके थिंकर्स ने, तो ये जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। बीइंग पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए। सो कार्ल मार्क्स, इनका पूरा नाम है कार्ल मार्क्स, ठीक है, मार्क्स भी कह देते हैं हम इसको, ओके। इसके अलावा वेबर और वेबलन, ठीक है। हम इन 3 थ्योरीज को पढ़ेंगे, ओके। सो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसने कौन कौन सी थ्योरी दी, और बहुत इजी थ्योरी है, कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है, ऐसे सरदर्दी वाला काम, बहुत आसान है, मैं समझा देती हूँ आपको, आराम से आप कर लेना, ठीक है। सो देखो वेबर कह रही हूँ, कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने क्या क्या बताया, तो मार्क्स ना ऐसे हैं कि इन्होंने एक आइडियोलॉजी दी मार्क्सिज्म, जिसको हम मार्क्सवाद भी जानते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग अवेयर होंगे, पॉलिटिकल थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो ये बेसिकली क्लास की ही बात करते हैं। इन्होंने जो सबसे ज्यादा महत्व दिया ना, इंपॉर्टेंस दिया, वो क्लास को ही दी है, ठीक है। इन्होंने जो अपनी फिलॉसफी दी, इनकी मतलब इनका जो काम है ना वो थोड़ा सा क्लास के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर है, ठीक है। सो इन द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, इन्होंने द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में एक्सप्लेन किया, ये इनका वर्क है, ठीक है। इन्होंने एलैबोरेट किया
कि किस तरीके से जो आपकी वर्किंग क्लास है वो इमर्ज होती है। ठीक है, मार्क्स एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करती है मासेस को इनटू वर्कर्स। देखो मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि मार्क्स बात करते हैं कि होता क्या है कि जो आपकी कैपिटलिस्ट क्लास है वो क्या करती है, बहुत ज्यादा ना दबाती है किसको, जो लोअर क्लासेस होती है, वर्कर क्लास होती है। ठीक है, सो वो ये कहते हैं कि भाई जितने भी आपके पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके वर्कर्स हैं ना, या फिर जो लोअर क्लास है ना, उनको ऐसा रियलाइज होगा एक टाइम बाद क्या कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो बात करते हैं। आप इसमें आगे पढ़ोगे किस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी मजदूर हैं वो इकट्ठा हो जाएं, है ना, और वो क्रांति करें। तो ये रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि और ये रेवोल्यूशन महसूस कैसे होगा कि हमें करना है, या क्यों लोगों को लगेगा कि हमें इकट्ठा आना है, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, क्योंकि सबकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा डाउन हो जाती है तो लोगों को लगता है कि अच्छा यार हम भी इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर रहे हो, समझ रहे हो, तो वो बिलोंगिंगनेस वाली बात हो जाती है। सो मार्क्स ने 2 बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करी, क्या, एक तो आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, एंड दूसरा क्या, बुर्जुआसी एंड प्रोलिटेरिएट। मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में 2 ही लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक बुर्जुआसी और एक प्रोलिटेरिएट। ठीक है, बुर्जुआसी कौन होते हैं, जो आपके अपर क्लास वाले लोग होते हैं। प्रोलिटेरिएट कौन होते हैं, जो आपके सर्वहारा वर्ग बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, यही टर्म यूज करना, बुर्जुआ और सर्वहारा, हिंदी वाले स्टूडेंट, क्योंकि ये परफेक्ट टर्म है इसके लिए, अपने आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, सो ये आपके वर्कर क्लास या लेबर क्लास हो गई। ओके, सो सोसाइटी में क्या होता है यार, वही वाली बात है कि जो आपकी अपर क्लास है, बुर्जुआसी जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, वो ऑनरशिप ले लेते हैं किस चीज की, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। मतलब कि कोई भी कंपनी है, कुछ भी है, आप कहीं भी काम करा रहे हो, सो जो आपकी बड़ी क्लास होगी, अपर क्लास होगी, बुर्जुआसी क्लास होगी, वो क्या करेगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ऑनरशिप में रहेगी। ठीक है, और इसका एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगी जिससे थ्योरी हमेशा आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, डोंट वरी। सो अभी इसको, इस वाले पॉइंट को कंप्लीट करके ही बताती हूँ। इसके अलावा एक चीज और है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, ठीक है, सो वो किस तरीके से होता है समाज में। मतलब आपको पता है समाज में कुछ ऐसी क्लासेस है जिनके पास हैव है और एक है हैव नॉट वाली। हैव नॉट वाली वो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, और हैव वाली वो जिनके पास रिसोर्सेज फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ठीक है, सो ये 2 क्लास एग्जिस्ट करती हैं आपकी। ठीक है, ये वाली बात सही है कि हैव वालों में कौन आएगा, जिनके पास ऑनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, क्योंकि जो सारे करता धरते हैं। ठीक है, हैव नॉट में कौन है, जिनके पास एक्सेस नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझ लो आप। ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी में हो, किसी कंपनी में आप, मतलब चलो एक नॉर्मल ये पर्सन है, ठीक है, ये किसी कंपनी में वर्क कर रहा है। ठीक है, सो अब आप एक बात बताओ, जो ऑनर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इसके पास हैव है। ठीक है, और ये क्या है, ये हैव नॉट वाला केस है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये हैव नॉट वाला हो गया। अब ये काम कर रहा है अंडर में ऑनर के। ठीक है, सो इसकी ना इन्होंने मंथली सैलरी फिक्स कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने 10,000 इसकी सैलरी फिक्स कर दी कि आप महीने का 10,000 रुपए लेंगे। ठीक है, जबकि काम इससे दिन रात कराया जा रहा है। काम पता है ये कितना कर रहा है, जो जिस हिसाब से काम कर रहा है, काम के हिसाब से ये 1 महीने में इतना काम कर रहा है अकेला पर्सन कि ये क्या कर सकता है, 50,000 रुपए का काम कर रहा है। मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट बना के तैयार कर रहा है, 50,000 रुपए की कीमत के हिसाब से तैयार हो रहा है वो काम। ठीक है, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से कि मैंने 50,000 रुपए का सामान बनाया। ठीक है, इसको सिर्फ किस चीज से फर्क पड़ेगा, भैया मैं इस मालिक के यहाँ काम कर रहा हूँ और इसने मेरी 10,000 रुपए सैलरी फिक्स करी है, बस 1 महीना काम करके मुझे वो मिल जाएगा, राइट। तो हर महीने काम करता जाएगा और ये होता रहेगा। तो अब ऐसे में यार ऑनर, अब आप बताओ, ऑनर इसको 10,000 रुपए दे रहा है, 40,000 रुपए जो बच रहे हैं, ठीक है, वो तो ऑनर की जेब में जा रहे हैं ना सारे, वो ऑनर का प्रॉफिट है। ठीक है, सो ऐसे में क्या होता है ना, एक टाइम बाद इन लोगों को ऐसा रियलाइज होता है, इनको एलिनेशन फील होने लग जाता है अपने काम से, क्योंकि मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। इनको मतलब कोई जो एक होता है ना इमोशंस वगैरह कुछ मतलब फील नहीं होता। एक टाइम बाद बस ऐसा लगता है हम आ रहे हैं, मशीन की तरह काम कर रहे हैं और जा रहे हैं, कोई इमोशंस नहीं बचते, कुछ नहीं बचता। तो इनको बहुत ऐसे दबा हुआ, बहुत डिप्राइव्ड फील होता है। सो फिर ऐसी कंडीशन हर पर्सन फेस करता है जो इस कंडीशन में है। सो मार्क्स ये कहते हैं कि भाई पूरे संसार के जितने भी मतलब ऐसे मजदूर हैं सब यूनाइट हो और मिलकर क्रांति करो। जब आप क्रांति करोगे ना, तो तब जाकर आपको ये बुर्जुआसी क्लास को खत्म करोगे। और तब वो कहते हैं कि एक मतलब पूरा इनका 5 स्टेजेस का साइकिल है। आई नो, मतलब वो नहीं बताऊंगी, आई नो कि वो अभी इस आंसर के अकॉर्डिंग आपका उतना काम का नहीं है, इसलिए नहीं बता रही हूँ, वरना भटक जाओगे आप। सो वो बताते हैं कि किस तरीके से कम्युनिज्म को लेके आना है, मतलब जहां पर आप कैपिटलिज्म को बिल्कुल खत्म कर दोगे। और ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही थी ना कि यहाँ पर ऑनरशिप किसी के पास है, तो वो कह रहे हैं मासेस के पास ही रहेगी, मतलब ये लोगों के पास ही रहेगी, फिर कोई ऐसे दबाने वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, सो ये बेसिक था कॉन्सेप्ट, मुझे लगा जरूरी है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि बेस पता हो आपको। ठीक है, तो मार्क्स की जो क्लास कॉन्शियसनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो यही बताते हैं कि क्लास का स्ट्रगल, वो यही कहते हैं कि वर्कर्स आर नॉट कॉन्शियस, वर्कर्स अपने राइट के बारे में जागरूक नहीं है। ठीक है, जिस दिन उनको पता चल जाएगा, जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा, तो सारे के सारे
क्या करेंगे, मिलकर उस चीज के लिए मतलब उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे या क्रांति करेंगे। सो उनका एक वर्क है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, किताब है मार्क्स की, ठीक है, आप चाहो तो इसको मतलब लिख सकते हो कोट करके। सो वहां पर उन्होंने लिखा वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, कि पूरे दुनिया के मजदूर एकजुट हो जाएं, ठीक है। सो ये मार्क्स का था। अब है मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ क्लासेस, ठीक है, ये जर्मन सोशलॉजिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने भी इकोनॉमिक्स फेयर के कॉन्टेक्स्ट में ही बताने की कोशिश की है। सो इन्होंने कुछ डोमेन बताया मार्केट के, ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि क्लास किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज के थ्रू क्या होती है डिफरेंस मतलब आप कर सकते हो। तो एक होता है प्रोप्राइटेड क्लास, ठीक है, एक होता है इंटेलेक्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, एक है आपका ट्रेडिशनल पीटेड बुर्जुआसी मतलब स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, और एक होता है आपका वर्किंग क्लास। तो इन 4 क्लासेस में उन्होंने बांटा बेसिकली, किसने, मैक्स वेबर ने। तो आप चाहो तो इस तरीके का इसको मतलब क्रिएट करके आ सकते हो बॉक्स में टेबल अपने आंसर में, ठीक है। इसके अलावा वेबर क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं कि वो की फीचर देते हैं क्लास के, जैसे वो बताते हैं सबसे पहला क्या कि विच रिलेट टू फंडामेंटल एस्पेक्ट दैट अ नंबर ऑफ पीपल हैव इन कॉमन स्पेसिफिक कैजुअल कंपोनेंट ऑफ देयर लाइफ चांसेस। देखो पहले में क्या है, वो ये कह रहे हैं कि जो बेसिक चीजें होती है ना, मतलब आप वो चीजें जो कॉमनली हम सब शेयर कर रहे हैं, तो एक वो कैटेगरी हो गई। सेकंड किसकी बात करें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, कि जब आप अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फॉर्म करते हो उसके हिसाब से आप अपना काम करते हो, आप अपने जो भी गुड्स हैं जो भी सामान है उस तरीके के लेते हो, अपने इनकम की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हो। तो सेकंड वो हो गया। थर्ड में किसकी बात करें, मार्केट की, जिसमें आप कमोडिटीज, ठीक है, या फिर लेबर मार्केट की बात हो गई, वो सारा हो गया इसमें। सो जो मैक्स वेबर है, ठीक है, और वो बहुत क्लोज आते हैं मार्क्स के व्यू पॉइंट से, मतलब उनको भी वही लगता है कहीं ना कहीं कि ये जितनी भी कैटेगरी है ना वो सब मतलब एक होता है ना कि आपको इन सबको कैसे करना पड़ेगा, मतलब इन सबके अगेंस्ट आपको आगे खड़ा होना पड़ेगा ताकि वो चीजें खत्म की जा सके। सो वो फॉर्मली मेंशन करते हैं दैट प्रॉपर्टी एंड लैक ऑफ इट सर्व्स एज अ फंडामेंटल कैटेगरी ऑफ ऑल सिचुएशंस। मतलब वो ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी ही मेन बात है ना, जैसे प्रॉपर्टी इकोनॉमिक कंडीशन ही मेन चीज है कि अगर उसकी कमी है ना तो पता चल जाता है कि आप कौन सी क्लास की किस सिचुएशन में लाई करते हो। नेक्स्ट है आपका वेबलेंस थ्योरी ऑफ सोशल क्लास, ठीक है। सो उन्होंने आई थिंक ये शायद रिपीट हो गया है ना, सो इसको यहां से मार्क करके लिख लेना आप, वेबलेंस थ्योरी ऑफ सोशल क्लास। सो उन्होंने क्या दिया, देखो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने लेजर क्लास दिया उन्होंने और एक और चीज है, ये उनकी जो थ्योरी है ना मतलब उसमें उन्होंने बात की है, तो उनकी जो किताब है उसका नाम है द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, जिसमें उन्होंने इस क्लास के बारे में बात की। उसमें वो बताते हैं कि लेजर क्लास बनती कैसे, तो वो बताते हैं कंप्राइजेस होती है वेल्दीएस्ट पीपल इन द सोसाइटी, मतलब आपके समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, सो वो इस क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए हमें। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे, जो आपके समाज के बड़े लोग होते हैं, वेल्दीएस्ट लोग होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं किसको, अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, मतलब सोसाइटी के जो भी उनसे नीचे होंगे वो हर किसी को डोमिनेट करके चलेंगे या फिर उनको कम तर आकेंगे, खुद से कम देखेंगे, छोटा समझेंगे, ठीक है। सो उनके बिहेवियर से आप समझ सकते हो, उनके तौर तरीके से, उनके रहने सहने से आपको ये चीज समझ में आती है। तो वेबलन इस चीज की बात करते हैं कि आप कॉलोनियल टाइम की बात देखोगे ना तो तब से ही ये फैक्टर चलता आ रहा है, और जिस टाइम वेबर नहीं वेबलन, एक्चुअली नाम थोड़े सिमिलर से हो गए ना तो इसलिए टंग ट्विस्ट हो गया, वेबलन है, ठीक है। सो वेबलन जिस टाइम पे राइटिंग लिख रहे थे अपनी, तो ये वो वाला टाइम था जो कॉलोनियल टाइम था, और जिस टाइम पे वो डोमिनेंट फैक्टर ना बहुत ही ज्यादा था हिस्ट्री में, मतलब शुरू से ही आप ब्रिटिशर्स के टाइम से कॉलोनियल टाइम से देखोगे ना डोमिनेंट फैक्टर ही तो सबसे ज्यादा था वहां पर भी, तो सेम उस टाइम पे इन्होंने लिखा। तो उस तरीके से बता देंगे किस तरीके से आपका सोशल क्लास एग्जिस्ट करता है एक ही सोसाइटी में, जहां आपकी एक क्लास बहुत वेल्दीएस्ट है जिसको हम लेजर क्लास बोल देते हैं और जो डोमिनेट करती है अदर क्लास को, ठीक है, फिर अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। अब देखो अगर आप हिस्ट्री देखो थोड़ी सी है ना क्लासेस की, कि इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है थोड़ी सी, सो आप ये देखोगे तो मतलब बहुत बेसिक सी बात है कि ये जो क्लास का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखने की भी जरूरत है हमें, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम देखते ही हैं, ठीक है। क्लासेस में आपको ये पता है कि जो बेसिक नोशन है इकोनॉमिक है, मनी है, वेल्थ है, जिसके आधार पर आपको पता लग जाता है कि भाई ये अगर बहुत पैसे वाला आदमी है तो भाई इसके अपर क्लास ही होगी, इसके पास ठीक ठाक है, गुजारा चल जाता है, मिडिल में आ जाता है, फिर वो जो सर्वाइव कर रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो आपके लोअर में आ गए। तो मतलब आपने इस तरीके से रफली क्या कर लिया, बाइफरकेट कर लिया, ठीक है। एक चीज और, कास्ट के बिहाफ पर भी आप ये देखते हो, देखो ये वाली बात सही है कि क्लास जो है ना पहले कास्ट के आधार पर मतलब उतना ज्यादा इनका कोई लिंक था नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहले क्या था, जो कास्ट थी आपकी मतलब काम के आधार पर थी, फिर एक टाइम ऐसा आया कि इसको बर्थ के आधार पर कर दिया गया, ठीक है। ये बात सही है कि इंडिया में ना कास्ट और क्लास कभी कभी ओवरलैप करती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे रूरल इंडिया में
कास्ट जो है वो मतलब जैसे हम शुरुआत में देखेंगे, अब वो दौर नहीं है, बट अगर शुरुआत में थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव देखो तो पहले क्या होता था, कास्ट लिमिटेड थी क्लास के हिसाब से। जैसे कि पर्टिकुलर कोई कास्ट है तो वो पर्टिकुलर ही काम कर सकती थी, वो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन ही प्रैक्टिस कर सकती थी, कोई और दूसरा काम नहीं कर सकती थी, ठीक है। सो अब इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने एक क्लास ली, वो एक ही तरीके का अगर काम कर रही है, सो अब आप एक बात बताओ कि क्या वो दूसरी क्लास में जा सकती है? नहीं जा सकती। बट आज का टाइम थोड़ा सा अलग है, कास्ट मैटर नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि कास्ट कोई भी हो किसी भी पर्सन की, वो कोई भी लेवल का काम कर लेता है, ठीक है। और इसके हिसाब से वो क्या कर सकता है, अपनी क्लास को चेंज कर सकता है, मतलब मिडिल से अपर में जा सकता है ऑब्वियसली, ठीक है, या फिर लोअर से मिडिल या अपर, ठीक है। सो क्लास इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, अगर आप स्वतंत्रता पूर्व युग के टाइम की बात करोगे, सो आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो आपका क्लास है ना, इंडियन सोसाइटी में वो कैसे इमर्ज होता है। कास्ट स्ट्रक्चर, आप देखोगे कास्ट स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर मेजरली क्या है, 4 ही चीजों पे है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इसमें क्या है, सबके रोल्स डिवाइडेड थे पहले से ही कि ब्राह्मण सिर्फ ये काम करेंगे, क्षत्रिय ये, वैश्य ये, शूद्र ये, वो सब हमको पता है, ठीक है। मेजर बात क्या है, और आई थिंक ना ये मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट होगा ना आर्ट्स के अलावा भी, कॉमर्स और आपका साइंस वाला भी, तो भी हमने ये 10th तक बेसिक पढ़ा होता है, तो ये हम सबको पता है कि किस कैटेगरी का क्या काम होता है, ठीक है। सो इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा आप ये देखोगे कि जो डिवीजन है एक्चुअली क्या है कि मतलब इन्होंने सीधा सीधा वही बताया ना कि जो ब्राह्मण्स हैं वो प्रीस्टली क्लासेस हैं, वो सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे जो रूलिंग क्लासेस में आपके क्षत्रिय आ गए, ठीक है। और ये बात सही है कि ब्राह्मण भी मतलब कभी कभी साथ में मिलकर कर लेते थे, ठीक है। वैश्य का अगर आप देखोगे तो ये मर्चेंट और रिच पीजेंट क्लास वाला आ गया, हालांकि आ ही गया इसमें एक्सप्लेनेशन जो इसके बारे में ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको मेजरली ये बात समझ में आ रही है कि जो शूद्रास हैं उनको रखा सबसे नीचे सर्विस क्लासेस के लिए, ठीक है। जो आर्टिशियंस हैं उनको रखा सबसे नीचे। सो कहने का मतलब ये कि एक हायरार्की क्रिएट हो गई, तो सब मतलब इस हायरार्की से ही समझ में आ गया कि सबसे टॉप पे हमेशा ब्राह्मण रहेंगे, सेकंड पे क्षत्रिय, थर्ड पे वैश्य और फोर्थ पे शूद्रास, ठीक है। कास्ट के भी हाफ पर था, कास्ट के हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया, क्लास को भी डिवाइडेड करना शुरू कर दिया। अब देखो ये हायरार्की चल रही है सोसाइटी में, ठीक है। सोसाइटी में लोगों को रैंक किया हुआ है सोसाइटी में, किसके हिसाब से, हायरार्की के हिसाब से। अब क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे देखोगे कि हमारे यहाँ पर ओवरलैप हो जाता है कास्ट और क्लास का। जैसे मैंने पहले बताया, पहले क्या था, कास्ट के हिसाब से ही आप काम कर सकते हो, आप दूसरी क्लास का काम नहीं कर सकते। इसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल कि मान लो अगर कोई ब्राह्मण है तो वो सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ कर सकता है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कोई बिजनेस करना चाहूं तो वो नहीं कर पाएगा कोई बिजनेस, क्यों, क्योंकि उसकी कास्ट के हिसाब से काम फिक्स हो गया, ठीक है। जबकि आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे चीजें बहुत अपोजिट है, क्योंकि ओवरलैप हो रही है चीजें, ठीक है। तो क्लास और कास्ट कैटेगरी ओवरलैप हो रही है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं लोगों को, रिसोर्सेज का लोग यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। ये बात सही है कि स्टार्टिंग में सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड थी, बट आज के टाइम पे चीजें रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, आपको पता है पूरा वो जमींदार सिस्टम था, ठीक है, जिसमें बीच में मिडिल मैन होता था, ठीक है। और वो क्या करता था, सारे के सारे मतलब ये ब्रिटिशर्स हैं आपके, ठीक है, ये जो आपके जमींदार हो गए, ठीक है। और बीच में उन्होंने भी किसी को क्या है, बीच में वो किसी ना किसी पर्सन को रखते थे कि हाँ भाई आप जिसको भी देखो, या फिर यहाँ मतलब राजा भी होते थे आपके कई बारी, किंग वगैरह, ठीक है। तो बीच में वो लोगों को रखते थे ताकि वो क्या कर सकें, लेन देन कर सकें, इनको टैक्स लेकर वहां तक पहुंचा सकें। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि हाँ मतलब आपको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था, किस तरीके से आपका वेल्थ कैपिटल वो सब लेकर टैक्स कलेक्ट वगैरह कर, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो जमींदारों के थ्रू। और ऐसे में बहुत सारी ट्राइबल्स, पीजेंट्स, बहुत सारे लोग हैं जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया उस टाइम पे। ये बात सही है कि 19th सेंचुरी के मिड में है ना इमरजेंस हुआ आपका इंडिया में कैपिटलिस्ट क्लास का, ठीक है। और जब वो सामने आई, और आप देखोगे 1914 से 47 का वो टाइम पीरियड था जिसमें बहुत रैपिडली इमर्ज हुई आपकी कैपिटलिस्ट क्लास इंडिया में। ये बात सही है कि टाइम के हिसाब से क्या होता है, ये धीरे धीरे एंगेज होते गए। ब्रिटिश की जो ओन कंपनी है, ठीक है, वहां पर क्या होता था, इन ह्यूमन कंडीशंस में वर्क कराया जाता था वर्कर्स के साथ, क्योंकि जो भी वर्कर्स थे, जो भी लोअर कास्ट के थे, या फिर वहां तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा था ना उस टाइम पे, कि जो भी व्हाइट लोग थे वो ब्लैक को बहुत ज्यादा मतलब एक होता है ना डोमिनेट करते थे, लो वेजेस देते थे, बहुत लंबे लंबे घंटे काम कराते थे उनसे। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा आप देखोगे लाला लाजपत राय आपके फर्स्ट लीडर थे जिन्होंने लिंक क्रिएट किया था बिटवीन द फिनोमेना ऑफ कैपिटलिज्म विद द इम्पीरियलिज्म। मतलब उन्होंने बताया कि किस तरीके से भाई ये कैपिटलिज्म इम्पीरियलिज्म के साथ क्या फिनोमेना क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और क्या मतलब एक संबंध स्थापित हो रहा है। तो उन्होंने इस चीज
की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि भाई वर्किंग क्लास की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपको इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, आप स्वतंत्रता के बाद के टाइम पीरियड में देखोगे तो जमींदारी अबॉलिश हो गई, ठीक है। अब क्या हो गया, जब जमींदारी अबॉलिश हो गई तो अब आप ये देखो कि धीरे धीरे आपके लैंड रिफॉर्म्स हुए, जो भी भूमि सुधार हुए, 5 ईयर प्लान्स वगैरह गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, ठीक है। एग्रेरियन इंटरेस्ट की तरफ बड़ा ध्यान दिया गया कि जो भी पुअर फार्मर्स हैं आपके, ठीक है, टेनेंट्स हैं, उन लोगों को थोड़ी मदद दी जाए ताकि वो लोग क्या कर सकें कि मतलब एक होता है कि प्रॉपर अपना डेवलपमेंट कर सके, ग्रोथ कर सके। इसके अलावा फार्मर्स भी धीरे धीरे ऑनर ऑफ द लैंड होने लगे, मतलब उनके पास भी जमीनें आने लग गई क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई उनको, है ना। तो इस तरीके से आपका जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल जो सेक्शन है रूरल इंडिया का, वो धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हुआ, ठीक है। ये बात सही है कि जो वर्किंग क्लास है ना, वो भी इमर्ज हुई इसी टाइम पे, इंडियन पॉलिटिक्स के टाइम पे। वर्किंग क्लास में आप देखोगे बहुत सारे ना मतलब हाईली वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, डाइवर्स कैटेगरी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्लास मोबिलाइजेशन दैन इज नॉट इजी। कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पे उतना ज्यादा इजी नहीं था क्लास मोबिलाइज करना, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे अराउंड मतलब ओनली अराउंड 7% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी आपकी, बोला जाता है कि वो ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास थी, ठीक है। अदरवाइज सबका फिर ऐसे ही था कि हर कोई प्रेशर में ही काम कर रहा था, ठीक है। सो वर्किंग क्लास की जो यूनियन है वो बनने लगी धीरे धीरे, फिर वो डोमिनेंट होने लगी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। इन्होंने मिलकर मतलब एलाइज क्रिएट किए ताकि मतलब इनको भी थोड़ा बहुत क्या हो, इनकी बात सुनवाई मतलब हो सके या इनकी बात सुनी जाए। तो ऐसे ना कुछ कुछ एसोसिएशन या कुछ कुछ संघ बनाए गए। सो आप देखोगे INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एक है AITUC, इसमें क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो मतलब इस तरीके से ये संघ बने जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर लॉबी का वर्क किया और मतलब लोगों की बात वहां तक पहुंचाई और उस पर काम कराया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लास के कि किस तरीके से पॉलिटिकली वेरिएबल, मतलब एक होता है ना कि पॉलिटिकल वेरिएबल जब ऐड हो जाता है किसी भी चीज में तो वो चीज होने के थोड़े ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्लास कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आ गई, लोगों के अंदर खुद से जागरूकता आ गई कि हाँ यार क्या सही है क्या गलत है, हमें खुद देखना है। सो इस तरीके से क्या हुआ कि आपकी सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड होने लगी धीरे धीरे। सो ये वाली बात है। इसके अलावा क्लास स्ट्रक्चर आप देखोगे इंडिया में, सो इंडियन सोसाइटी में आप ब्रॉडली देखोगे ना तो मतलब हम ब्रॉडली 3 उसमें सेक्टर्स में बांट देते हैं या 3 पार्ट में बांट देते हैं क्लास स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो पहला है आपका एग्रेरियन क्लास, मतलब कृषि क्लास, ठीक है। डैनियल थॉर्नर एक थिंकर है, अमेरिकन बॉर्न इकोनॉमिस्ट है, उनकी किताब है द एग्रेरियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया, ठीक है। वहां उन्होंने आउटलाइन किया मॉडल ऑफ एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर को। तो उन्होंने वहां कुछ चीजें बताई, क्या क्या चीजें बताई उन्होंने बताया मालिक और लैंड ऑनर्स यहाँ पर होते हैं, है ना, कि जो भी मालिक और लैंड ऑनर कौन होते हैं, वही जिनके पास जमीन होती है, ठीक है, और जो अच्छा खासा मतलब इनकम जनरेट करते हैं और अपने यहाँ पर काम कराते हैं लोगों से, ठीक है, और लो वेजेस देकर, मतलब रेंट पे जमीन दे देते हैं या फिर लो वेजेस देकर काम कराते हैं। जैसे पीजेंट, शेयर क्रॉपर्स, सब टेनेंट्स, ये मिलकर क्या करते हैं, बटाईदार हो गए, किसान हो गए, ये सब मिलकर उनके यहाँ काम करते हैं। किसान और रिच पीजेंट्स की भी कैटेगरी उन्होंने बताई कि किस तरीके से आपका जो किसान और रिच पीजेंट्स होते हैं, कहने का मतलब ये कि रिच पीजेंट्स कौन हो गए, जिनके पास अपनी जमीन है, ठीक है, उनके पास एक्चुअल लीगल राइट है, ठीक है, मतलब लैंड ऑनर का। तो ये उनकी बात हो गई। मजदूर और एग्रेरियन लेबर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो उसको वो थर्ड कैटेगरी में रख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं, जैसे छोटे छोटे प्लॉट्स पे, लैंड्स पर काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब होते हैं तो इनके पास सिक्योरिटी नहीं होती, तो सिक्योरिटी की कमी के चक्कर में, ठीक है, इनको कोई वो नहीं है, मतलब एक होता है ना कोई राइट्स वगैरह कुछ भी, बस इनको ऐसा है कि भाई राइट वाइट तो छोड़ो, आप हमें बस इतना दे दो ताकि हम अपनी बेसिक जरूरत पूरी कर सके। तो ये बहुत लेस इनकम को अर्न करते हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया। लैंड रिफॉर्म पॉलिसी आई थी आपकी, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस अबॉलिशन हुआ जमींदारी सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किस तरीके से फिर क्या हुआ कि मतलब क्योंकि देखो ये जो चीजें हैं जमींदारी सिस्टम, ये सब ना जो बड़े बड़े किसान है, रिच किसान है, उनको बहुत हेल्पफुल होता था। तो ये सब पर छोटे किसानों की सुविधाओं के लिए या उनको मदद करने के लिए बहुत जरूरी था कि इन सबको खत्म किया जाए। सो ये सारा सिस्टम खत्म किया। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हम सब ने पढ़ा है, पंजाब, हरियाणा और आपका यूपी, और यूपी में भी वेस्टर्न साइड में ज्यादा है ना। सो वहां ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो किस तरीके से आपकी फसल की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। सो एग्रेरियन क्लास ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और ये बात सही है कि मतलब सोसाइटी में, स्टेट में एग्रेरियन क्लास के अलावा आप डेवलपमेंट कर नहीं सकते हो। सो फार्मर को की सेक्शन भी माना जाता है इलेक्टोरल गेन्स के टाइम पर, क्योंकि ऐसा होता है ना जो पॉलिटिकल क्लास है वो फार्मर के नाम से बहुत सारी पॉलिसी बनाती है ताकि वो क्या कर सके, वोट बैंक को अर्न कर सके। सेकेंड है आपका वर्किंग क्लास, ठीक है। वर्किंग क्लास की बात अगर हम करें, सो 19th सेंचुरी में मर्ज हुई
ठीक है। और ये बात सही है कि ये वो वाली क्लास थी आपकी जब ना आपका कॉलोनियल रूल के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, बैटल चल रही थी उनके अगेंस्ट, है ना। तो उस टाइम पे थोड़ी ज्यादा इवॉल्व हुई थी कि आप इसमें देखोगे बहुत सारे केसेस हैं आपके, जैसे मिल स्ट्राइक के, स्ट्राइक्स इन फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्रीज में स्ट्राइक चल रही थी, रेलवे स्ट्राइक चल रही थी। तो ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पे वर्किंग क्लास बहुत ज्यादा एक्टिव थी, ठीक है। विवेक छिब्बर एक राइटर है, ठीक है, उन्होंने मतलब इसके बारे में काफी इफेक्टिवली लिखा है, कांग्रेस को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से वहां पर नए नए फॉर्मेशन हुए। ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना, ठीक है, इन्होंने अपोज किया, ठीक है। इसके अलावा ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना, मतलब इन सब ने मिलकर किस तरीके से, मतलब एक होता है ना कि आपको जितना भी एक्सप्लॉइटेटिव रूल्स हैं उनके अगेंस्ट इन्होंने काफी काम किया। लार्ज नंबर में थे आपके इनफॉर्मल वर्कर, ठीक है, जिन्होंने मिलकर प्रेशर क्रिएट किया, इन्होंने टारगेट किया, ठीक है, टूवर्ड्स द स्टेट रेदर देन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इनका वही था कि मतलब ये मिलकर स्टेट पर, राज्य पर दबाव डालते थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे नहीं, क्योंकि इनका ऐसा था कि हाँ भाई आप स्टेट के थ्रू काम कराओ। तीसरी आपकी क्लास है कैपिटलिस्ट क्लास, जो मोस्ट कहते हैं ना पावरफुल क्लास, ठीक है। सो कहा जाता है बिग बिजनेस क्लास आपकी मतलब इसमें ही इन्वॉल्व होती है। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ये थिंकर के नाम है, एक चीज और है, ये मत सोचना कि मैम ने गलती से लिख दिया रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, सो इनका सरनेम ऐसे यूज किया जाता है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, ठीक है। तो ईजी रहेगा तुम्हें याद करने को भी, तो चाहो तो लिख लेना, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया पे स्टडी किया है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मतलब इंडिया में जो बिजनेस क्लास है वो किस तरीके से बेटर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब अपने हित के लिए ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, देन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज लेबर, मतलब ऑर्गेनाइज लेबर के लिए ना सोचकर अपने आप को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। विवेक छिब्बर भी एनालाइज करते हैं इस रिलेशनशिप को इंडियन स्टेट का और बिजनेस क्लास का, किस तरीके से जो इंडियन स्टेट है वो फेल हो जाता है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करने में सम टाइम, क्योंकि जो बिग बिजनेस क्लास है वो सिर्फ अपने लिए काम करती है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही ध्यान देती है, वो वेलफेयर की तरफ बहुत ज्यादा सोचती नहीं है, ठीक है। एक है आपके मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास में आप देखोगे इन्होंने भी बहुत मेजर रोल प्ले किया है। और मिडिल क्लास में एक वो वाली बात है कि कंप्राइजिंग किससे होती है, मतलब वही जो पीटी बुर्जुआसी होते हैं जिनके पास स्मॉल कैपिटल होती है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। माइकल काल्की जो यूज करते हैं इंटरमीडिएट क्लास भी, मतलब ये टर्म यूज किया इन्होंने इनके लिए, ठीक है, जहां पर कहते हैं कि स्मॉल लैंड ओनर होते हैं, मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ी बड़ी जायदाद प्रॉपर्टी है जैसे रिच और मिडिल पीजेंट्स के पास होती है, मतलब उनके लिए कि थोड़ा है, ठीक है। मर्चेंट्स ऑफ रूरल, सेमी रूरल टाउनशिप, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर एंड ऑल्सो रिटेलर्स, मतलब इनके पास छोटे छोटे काम होते हैं पर इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती कि बिल्कुल ही लोअर में आ जाए, ठीक है। तो अपना गुजारा अच्छे से चला रहे होते हैं, बाकी थोड़े बहुत शौक पूरे हो रहे होते हैं, ठीक है। सो वो वाली चीज है इसमें। इसके अलावा अदर सेक्शन अगर आप देखोगे मिडिल क्लास सोसाइटी में वो भी है, जब आप मतलब वो सबऑर्डिनेट वाला है ना, जैसे जो लोग सैलरीज पर काम करते हैं बेसिकली, कि हाँ हम अगर एमएनसी वगैरह में जाते हैं तो अच्छा खासा सैलरी का पैकेज उठा रहे होते हैं, तो वो क्लास भी आपकी मिडिल क्लास में ही आ जाती है, ठीक है। और ये एस्पायर करते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो डोमिनेंट सेक्शन है ऑफ सोसाइटी का मतलब उससे अपने आप को मतलब थोड़ा कम्पीट करके चलते हैं। और इसी चीज को हाईलाइट किया है फर्नांडिस और हेलर ने, ठीक है। न्यू लिबरल इकोनॉमी जिस तरीके से आई उसने वाइड स्प्रेड फिनोमेना मतलब काफी डेवलप किया, क्योंकि आपको पता है मिडिल क्लास इस टाइम पे काफी बेनिफिट में रही, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे सर्विस सेक्टर ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और यही सारी चीजें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। सो इसका बहुत वैल्यू रहा है। इसके अलावा क्लास, कास्ट, नेक्सेस, आप इनका गठजोड़ देखोगे, देखो इंडिया में हमेशा इनका गठजोड़ मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट जो इंडिया की सोसाइटी है वहां पर आप देखोगे कास्ट और क्लास, नेक्सेस हमेशा आपको दिखता है, क्योंकि कास्ट और क्लास का इंटरसेक्शन हमें एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रिलेशन एक साथ आसपास घूमते हैं, ठीक है। तो आप इन सबको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। कास्ट प्ले आउट विद कास्ट, क्लास प्ले आउट करती है कास्ट के साथ, ऑब्जर्व करती है। द डोमिनेंट क्लास एक्वायर मोर रिस्पेक्ट। देखो एक बात और है कि जो भी डोमिनेंट कास्ट होती है ना वो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है उसको सोसाइटी में ऑटोमेटिकली, ठीक है, ज्यादा एक्सेप्टेंस है बजाय कि लोअर कास्ट के। तो ये एक कॉमन मतलब नेचुरली फिनोमिना की तरह निकल के आ जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए, गलत है बट स्टिल वो चीज आ जाती है, ठीक है। गफ ने एक यूज किया कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट क्लास नेक्सस, ठीक है। वो अपने एनालिसिस में कहती हैं कि किस तरीके से ये इंटरकनेक्शन दिखाई देता है ना कास्ट के बीच में, क्लास के बीच में, किनशिप, फैमिली, मैरिजेस, मतलब आप इस चीज को ना हर जगह देख सकते हो। मतलब कास्ट आपको शादियों में सबसे ज्यादा दिखेगी, ठीक है, कि कोई इंटरकास्ट जल्दी से करेगा नहीं। अगर कोई इंटरकास्ट कर रहा है तो वहां क्लास का मेजर रोल प्ले हो रहा होगा जरूर से, है ना, कि कोई अच्छा खासा पैसे वाला आदमी होगा, कि वहां पर फिर इंटरकास्ट चल रहा होगा। तो मतलब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करती हैं रिलेशन मेंटेन करने में। कास्ट क्लास ओवरलैप करती हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम से लार्जली तीन बेसिकली जो चीजें आपकी, जैसे लैंड ऑनर हो गए, आपके कल्टिवेटर्स हो गए, लैंडलेस हो गए,
इन तक की सारी चीजें सीमित घूम रही थी, ठीक है। टाइम के हिसाब से फिर वो भी इमर्ज होती हैं। ये बात सही है कि जैसे जैसे इंडिया में डेवलपमेंट हुआ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया, आपने पॉलिटिकल राइट दिए सबको, ठीक है, और ये एक तरीके से ग्रेट वेपन था, मतलब लोगों को बहुत बड़ा वेपन मिला, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई, किस तरीके से रूरल एग्रेरियन सोसाइटी डेवलप हुई, फिर आपकी ऐसे ही 1991 में आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, ओबीसी के रिजर्वेशन दिए गए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जहां आप देखोगे कि ह्यूज रोल प्ले करती हैं, किस तरीके से टाइम के हिसाब से डायनामिक्स चेंज हुए हैं इसके कास्ट क्लास ओवरलैप में, ठीक है। सो ये वाली चीज हुई। कंक्लूजन में अगर आप देखोगे तो बेसिकली वही है कि कास्ट और क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है, बट स्टिल जो क्लास स्ट्रक्चर है वो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हमने दोनों देखा, ठीक है। हमने समराइज किया किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें मेजर रोल प्ले करती हैं, पावर स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, किस तरीके से ये स्ट्रैटिफाई करती है। हमने क्लास के इंटरेस्ट को देखा, ये भी देखा किस तरीके से स्ट्रगल करके सोसाइटी में ये लोग अपना प्लेस को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सो ये वाला पार्ट 1 आपका खत्म, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो पार्ट 2 आपका खत्म हुआ, किसका, यूनिट 4 का, ठीक है। बहुत जल्दी इसका थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे, ठीक है। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब का टारगेट है 5000 का, तो जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको सारी अपडेट वहीं मिलेगी, ठीक है। सो ध्यान रखो अपना, तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।